नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेटलर्जी। मेटलर्जी इट इज द 8th लेसन, साइंस पार्ट 1, 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये टॉपिक जो मेटलर्जी इट इज रिलेटेड टू द प्यूरिफिकेशन एंड द एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ओके, मेटलर्जी इट इज अ साइंस और टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड देन वी प्यूरिफाइड इट। ओके, तो ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर्स के ओर से, और उसको क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं और उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेन टॉपिक मेटलर्जी, देर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and non-metals, then we learn about the activity series of metals, and then we learn about the ionic compounds, and then finally we will start this topic metallurgy. Okay, तो उसके बाद में हम लोग मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से पता है, आपने 8th 9th में लर्न किए व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो मेटल्स आर मोस्टली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। जो मेटल्स रहते हैं सॉलिड स्टेट में रहते हैं, उसमें से कुछ मेटल्स है जैसे कि मेरे पास मर्क्यूरी और गैलियम में इट इज एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये एक्सेप्शन है। मेटल्स आर मोस्टली हार्डनेस जो रहता है, मेटल्स हार्ड रहते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, मेरे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सारे के सारे जो मेटल्स है दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो उनको नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आप लोग समझ सकते हैं। मेटल्स आर metals have the shiny surface. Okay, shiny surface जिसको हम लोग बोलते हैं लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर। ओके, एंड देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि मेरे पास जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यहाँ पे एक्सेप्शन आपके जो सॉफ्ट मेटल्स हैं उनको हम लोग नहीं बोल सकते गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, एंड दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल ऑल्सो। कि जैसे सोडियम, लिथियम मेरे पास है, पोटेशियम है, ये बहुत ही रिएक्टिव है एंड दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। ओके, कौन कौन से डिफरेंसेस है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, उस टॉपिक को हम लोग इन वेरी शॉर्ट विल डिस्कस दिस टॉपिक। हम लोग उसको पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके इस लेसन के हर एक टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी में समझ में आए इस तरह से मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट देयर इज़ नीड ऑफ हार्ड वर्क। आपकी भी कोशिश चाहिए कि आपको पढ़ना है तो आपको किस तरह से पढ़ना है, ये सारी आइडियाज़ आपके दिमाग में चाहिए। इफ़ यू हैव दैट आइडियाज़ देन यू कैन इम्प्लीमेंट योर सेल्फ। तो आप खुद को इम्प्लीमेंट करके खुद में चेंजेस ला के अच्छी तरह से खुद को प्रोग्रेस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। मेरे पास जो है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास जो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट रहती है प्रॉपर्टीज में, फिजिकल स्टेट। ओके, ये फिजिकल स्टेट जो है बहुत टाइम भी प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पे मैं बता दूं मेटल्स आर मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड। मेटल्स के बारे में बात करता हूँ और नॉन मेटल्स के बारे में भी मैं बात करता हूँ। तो ये साइड में नॉन मेटल्स है मेरे। तो चलो फिजिकल स्टेट ये सॉलिड्स में रहते हैं मोस्टली। यहाँ पे एक्सेप्शंस है मेरे पास, एक्सेप्शंस जिसको बोलते हैं कि जो अपवाद रहते हैं। ओके, जैसे कि मर्क्यूरी है एंड गैलियम। ओके, दे आर इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में। ओके, लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स जो है गैसियस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लिक्विड। सो सॉलिड, नॉन मेटल्स में सॉलिड भी आते हैं। सॉलिड में मेरे पास जैसे कि मेरे पास है कार्बन, सल्फर। ओके, ये सॉलिड है, कार्बन, सल्फर, कुछ है और देन आयोडीन है मेरे पास। दिस आर द सॉलिड्स। ओके, आयोडीन, तो ये सॉलिड में कार्बन, सल्फर, आयोडीन। ओके, मेरे पास लिक्विड में भी कुछ नॉन मेटल्स जो है लिक्विड में रहते हैं। मेरे पास ब्रोमीन है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बाद में मेरे पास गैसेस स्टेट में भी रहते हैं, गैसेस। ओके, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो गैसेस में मोस्टली जो H2 है मेरे पास, N2 है मेरे पास, O2 है मेरे पास, हेलियम है मेरे पास, नियॉन है मेरे पास, आर्गॉन है मेरे पास, जितने भी अभी बचे, क्लोरीन है मेरे पास। ओके, देन फ्लोरीन है मेरे पास। तो ये मोस्टली जो नॉन मेटल्स है गैसियस स्टेट में ज़्यादा करके रहते हैं, गैसियस स्टेट में। दे आर इन द गैसियस स्टेट। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करने को मिलेंगी।
And metals are mostly in the solid state. Very only two exceptions are there: mercury and gallium. They are liquid state at normal temperature. Most of the non-metals are in the gaseous state, okay, and some are in the solid state and some are in the liquid state. तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बता दिया आपको कैसे कैसे मेटल्स जो है अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे आ जाते हैं, ओके. ये Br2 ही आएगा एक्चुअली, इट इज़ इन द मॉलिक्यूल फॉर्म एक्चुअली. तो ये थे कुछ आपके मेटल्स नॉन मेटल्स. लस्टर जो है मेरे पास, लस्टर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है. लस्टर, लस्टर मतलब जो शाइनी सरफेस रहता है. मेटल्स हैव लस्टर, ओके, मेटल्स हैव लस्टर. अभी मेटल्स जो है उनको लस्टर रहता है, ओके, लस्टर है उनके पास. एंड नॉन मेटल्स, ओके, ये जो नॉन मेटल्स है उनके पास लस्टर नहीं रहता, डोंट हैव लस्टर, ओके, ओके, लस्टर नहीं उनके पास. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है मेरे पास, एक्सेप्शंस जैसे कि मेरे पास डायमंड है, ये नॉन मेटल कंपाउंड है. एंड जैसे कि मेरे पास डायमंड है और आयोडीन, ओके, आयोडीन. तो ये जो नॉन मेटल्स है इनको लस्टर है, शाइनी सरफेस है इनका, ओके. बाद में मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हार्डनेस की आती है. मान लो हार्डनेस, तो मेटल्स हार्डनेस जो है, ओके, हार्डनेस, ओके. सो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ओके, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, सो दे आर हार्ड इन नेचर, ओके. यहाँ पे भी एक्सेप्शन है मेरे पास, मतलब सोडियम है मेरे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है. दीज मेटल्स कंपाउंड्स आर सॉफ्ट, सॉफ्ट है, दीज आर दी सॉफ्ट. एंड दीज आर दी मेटल्स, दिस मीन्स ये मेटल्स जो सॉफ्ट है इनको मैं नाइफ से कट कर सकता हूँ. नाइफ में अगर यूज़ करूँ तो इनको कट कर सकता हूँ. अभी यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है उनको हार्डनेस नहीं, ओके, दे डोंट हैव, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ओके, नॉट हार्ड, ओके, ये हार्ड नहीं है एक्चुअली. बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है मेरे पास. एक्सेप्शन में मेरे पास आता है डायमंड, ओके. ईयर में डायमंड इज मोस्ट IMP पॉइंट. सो डायमंड इज हार्डेस्ट कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड. डायमंड जो मेरे पास है हार्डेस्ट नेचुरल कंपाउंड है. जो डायमंड जो हम लोग देखते हैं, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है और इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है. जैसे ड्रिलिंग मशीन में इसका यूज़ किया जाता है, ड्रिल करने के लिए, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ड्रिल करने के लिए. इसको आपके डायमंड को डायमंड कटिंग में भी यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड कटिंग में भी यूज़ किया जाता है. उस डायमंड जो है मेरा, उसको ग्लास कटिंग में भी यूज़ किया जाता है. तो ये हार्डेस्ट कंपाउंड है, ओके. तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे. हार्डनेस मैंने बता दिया आपको. अभी जो मेन जो मेरे पास पॉइंट्स है, ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके. तो गुड कंडक्टर से मेटल्स, जो मेरे मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. देयर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर से हीट के भी, ओके. यहाँ पे भी एक्सेप्शन है मेरे पास. जो मेटल्स जो सॉफ्ट रहते, मतलब मर्क्यूरी ले लूँ मैं, ओके, मतलब ऐसे कोई भी मर्क्यूरी नहीं ले सकता मैं, लेकिन कुछ मेटल्स है जिनको मैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे थे, जैसे कि टीन, लीड, ओके, ऐसे कुछ मतलब है कि जिनके अंदर मैं ये देखता हूँ कि जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ओके. तो कुछ एक्सेप्शन है आपको याद रखने. यहाँ पे बैड कंडक्टर से, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है बैड कंडक्टर से यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन जो है ये आपका है ग्रेफाइट, ओके. ग्रेफाइट जो है कार्बन का, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ग्रेफाइट. तो आपको कंपेयर करते जाना है, ओके. देखिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैं बोलूँगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, हाई. यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैंने बताया सॉफ्ट है, और इनको लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्शन है. यहाँ पे ये एक्सेप्शन आपका रहेगा डायमंड ही रहेगा. इट इज़ हार्डेस्ट कंपाउंड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, ओके. इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपके पास एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस. ये आपका जो है टंगस्टन, ओके, जिसको W से हम लोग ये करते हैं, टंगस्टन मेटल का ये मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन, ओके. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास डायमंड का जो रहता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ओके. ये डायमंड का हार्डेस्ट कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड है डायमंड, ओके. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है मेरे पास. उसके बाद मलेबिलिटी है, डक्टिलिटी, ओके. मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी, मलेबिलिटी, ओके, मलेबिलिटी, ओके.
एंड डक्टिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी मेटल possesses malleability and ductility because I can convert metals into the thin और थिन सीड्स। ओके, सीड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उनको मैं वायर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड नॉन मेटल्स डोंट पजेस दिस प्रॉपर्टी। ओके, ये कंप्लीटली नॉन मेटल्स में नहीं है। ओके, दिस इज स्पेशल प्रॉपर्टी विच मेटल्स ओनली पजेस। ओके, मलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे सोनोरिटी एक प्रॉपर्टी है। सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सोनोरिटी। ओके, तो जो मेटल्स है उनके सरफेस पे अगर मैं कोई भी चीज़ मारूँ ऐसे, तो वो उनसे साउंड निकलता है। ओके, आवाज़, ध्वनि निकलती है। ओके, तो ये सोनोरिटी प्रॉपर्टी ये मेटल्स में है और नॉन मेटल्स में बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है ओके, जिनके आधार पे आप मेटल्स को नॉन मेटल्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मेटल और नॉन मेटल की कंपैरिजन कर सकते हो। एंड दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर गिवन इन योर 8th स्टैंडर्ड। ओके, इवन 8, 9, 10 में सारी की मतलब 8, 9 में ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की आपको लर्न करने को मिलती है। तो वहाँ से आपको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेनी है, ताकि यही प्रॉपर्टीज़ आपको मतलब याद रखनी है और यही प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा मतलब काम आने लगे। मतलब कहीं पे भी रहेगा तो यही कैरेक्टरिस्टिक है, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनके आधार पे मैं मेटल्स और नॉन मेटल को क्या कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश करता हूँ। ओके, फिजिकली डिस्टिंग्विश करता हूँ। ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मेरे पास जो सेकेंड पॉइंट है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार लर्न करेंगे। So we are going to learn about the reactions of metals. Okay, reactions of metal chemical properties में आती है। reactions of metals with oxygen फर्स्ट टॉपिक है मेरा, उसके बारे में जान लेते हैं। चलो, मेरे पास कोई भी मेटल रहेगा, मान लेते हैं सोडियम मेरे पास। सो फर्स्ट रिएक्शन 4n है। ओके, सॉलिड स्टेट में रहेगा और ये ऑक्सीजन के साथ गैस में मतलब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे 2Na2O मिल जाता है। ओके, इट इज़ सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं कि इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। अगर कोई भी मेटल मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूँ, सोडियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और सोडियम की रिएक्शन, सोडियम ये रिएक्शन बैलेंस कैसे आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास जो भी वैलेंसी का कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आता है। तो उसके बारे में आपको एक बार वैलेंसी कंसेप्ट में देखना पड़ेगा। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया। मैं इस तरह के, अगर ये मेरा सोडियम मतलब Na2O अगर मेरा H2 के साथ रिएक्ट हो जाता है, ये सॉलिड है लिक्विड है, तो मुझे मिलता है यहाँ पे अल्कली मिल जाता है 2NaOH, इसको बोलेंगे एक्वियस। और इस कंपाउंड बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेरी सोडियम की रिएक्शन थी। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये जब पानी में अगर घुल जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। मैं अगर मैग्नीशियम लेता हूँ, आपके बुक में जो रिएक्शंस दिए वही मैं रिएक्शन ले रहा हूँ। आप इस तरह की मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन यू कैन राइट इन सच अ वे कि आप इस तरह के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस लिख सकते हो। मेरे पास थर्ड मान लो, मतलब मैं रिएक्शन को नंबर वाइज लिख रहा हूँ। मैंने मैग्नीशियम लिया Mg। ओके, इट इज़ सॉलिड। ओके, 2Mg एंड O2 गैस। ओके, आपको बता दूं जो O2 ही मुझे लिखना पड़ता है बिकॉज ऑक्सीजन, the oxygen which is present in the atmosphere, it is present in the gaseous form, it is present in the molecular form। मैं इसको खाली O नहीं लिख सकता, O2 is correct। ओके, तो ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं, मुझे मिलता है 2MgO। ओके, मुझे मिलता है 2Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको। ये मेरा जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है MgO। ओके, इफ इट रिएक्ट्स, M इज कैपिटल। ओके, H2, तो ये मेरा लिक्विड था, ये मेरा सॉलिड था, ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे मिलेगा MgOH2। ओके, ये मिलेगा एक्वियस। तो आपको हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ओके, OH इज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, तो ये प्रोडक्ट मुझे इसमें मिल जाता है। तो आपको सिंपली बता दूं, जब भी मेटल्स रिएक्ट होते किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ, तो आपको ऑक्साइड्स मिलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ये मेरा फर्स्ट है। ये मैंने आपको बताया कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, इस तरह के आप कितने भी रिएक्शंस लिख सकते हो, इसमें आपको कोई भी मतलब तकलीफ नहीं आएगी। यू कैन इजीली राइट सच टाइप ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट एंड मीन्स मोस्ट थिंग इज दैट यू शुड नो द वैलेंसी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और रिएक्शन में
जो भी मतलब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है हर एक कंपाउंड के, वो आपको पता होने चाहिए, मॉलिक्यूल के वो आपको पता होने चाहिए। आप इस तरह के रिएक्शंस लिख सकते हो। ये थी मेरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, सेकेंड रिएक्शन विथ वाटर, ओके, मेरा सेकेंड जो मतलब वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्ट करते तो आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये हम लोग जान लेंगे। तो चलो मान लेते हैं हम लोग, मेरे पास सोडियम है, ओके, 2Na प्लस 2H2, ओके, ये मेरा सॉलिड था, ये मेरा एक्वेस मतलब लिक्विड था। इसको एक्वेस नहीं बोल सकता मैं, इसको लिक्विड ही बोलूँगा। तो ये मेरा लिक्विड है मान लेते हैं, ओके, इट इज़ लिक्विड। तो यहाँ पे अभी देखो ये लिक्विड है मेरा, ओके, तो ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, ओके, मुझे मिलेगा 2NaOH, इट इज़ एक्वेस, प्लस H2 इट इज़ गैस, ओके, ये गैस है मेरा ऊपर की तरफ निकलेगा, प्लस हीट, ओके, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो ये मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज माय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन, ओके। अगर मैं बता दूँ, इट इज़ मतलब जो मेरा सोडियम है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड इट रिएक्ट्स विथ वाटर वेरी फास्ट, ओके। अभी मैंने लिख दिया पोटेशियम की भी रिएक्शन इसी तरह से होगी। अगर मैं पोटेशियम को लिखता हूँ 2K, ये भी मेरा सॉलिड है, और 2H2 है, सेम कैटेगरी के मतलब सेम ग्रुप के मेटल से, तो इसका भी रिएक्शन 2KOH आएगा, और ये एक्वेस रहेगा, प्लस H2 जो मेरा गैस है वो ऊपर निकल जाएगा, एंड प्लस हीट इज प्रोड्यूस, ओके। तो ये रिएक्शन जो मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मेरा OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके। अभी मैं कैल्शियम की ले लूँ, ओके, कैल्शियम अगर रिएक्ट करता है पानी के साथ 2H2, ओके, अगर ये रिएक्ट करता है, ये लिक्विड है मेरे पास, तो मुझे मिलता है CaOH2, ओके, CaOH2 मिलता है, और इसमें H2 गैस बाहर निकलता है, ओके। चलो H2 गैस है मतलब, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है, ओके, H2 इज गैस, ये पानी के अंदर ही मतलब ऐसे बबल्स निकालता है, ओके, एक्वेस बनेगा आपका, दिस इज एक्वेस। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। मैं बता दूं, कुछ मेटल्स से जो पानी के नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ मेटल्स से जिनके लिए रिएक्शन के लिए मुझे पानी का मतलब वेपराइजेशन करना पड़ता है, जिसमें स्टीम प्रोड्यूस होते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे कि मेरे पास मैग्नीशियम है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट होने वाले मेटल्स हैं, और अभी जो स्टीम में, स्टीम मतलब वेपर्स में रिएक्ट होंगे, पानी का स्टीम और वेपर्स जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर वेपर्स, इसके साथ रिएक्ट होते। जो मैग्नीशियम मेरे पास है सॉलिड में रहेगा, प्लस 2H2 मेरा जो है गैस में रहेगा, याद रखो ये गैस रहेगा, स्टीम है मेरी, ओके, स्टीम, इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, और मुझे मिलेगा MgOH ट्वाइस, इट इज़ इन द एक्वियस फॉर्म, एंड H2 गैस इज लिबरेटेड, ओके, गैस उसका निकल जाएगा, ओके, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी हॉट रिएक्शन, इसमें से गैस बाहर निकलता है। आई थिंक द सेम थिंग इज देयर, ओके, Mg, ओके, ओके। तो ये एक आई थिंक मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ हॉट वाटर, और मे बी Mg, ओके। एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखते हैं हम लोग, 2Al, ओके, प्लस 3H2। मैं आपको रिएक्शन किस तरह से, ये गैस है, ओके, ये सॉलिड है, किस तरह से बैलेंस करनी है वो भी बताऊंगा आपको मैं। Al2O3, ओके, ये मेरा बनेगा सॉलिड, ओके, इट इज सॉलिड, आई थिंक इट इज सॉलिड, यस, ऑब्वियसली सॉलिड, इट इज सॉलिड, एंड देन मेरे पास से 3H2 निकल जाएगा, इट इज़ गैस, ओके, इट इज़ इन द गैस। तो ये मेरा रिएक्शन बनेगा। एल्यूमिनियम के बाद आप कोई भी मेटल ले लो, Fe ले लो आप, Fe2O3, मेरे पास दो रिएक्शन रहेगी Fe की, Fe और Fe3O4 भी रहेगी, 3Fe लेते हैं हम लोग सॉलिड, एंड 4H2, ओके, इट इज़ गैस, ओके। सो ये आएगा Fe3O4, इट इज़ सॉलिड, एंड प्लस 4H2, इट इज़ गैस, ओके, मेरा एक रिएक्शन बनता है। देन आई हैव वन मोर रिएक्शन, जिंक, ओके, Zn, ओके, Zn सॉलिड, कॉपर की भी इस तरह रिएक्शन बनेगी, H2, ओके, और ये गैस है मेरे पास, तो इससे बनेगा ZnO, इट इज़ सॉलिड, प्लस H2, इट इज़ गैस, ओके। तो आपको बता दो इनके नाम, देखो ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये फेरस है, एंड देन जिंक है। सो मैग्नीशियम
वन सेकेंड, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ना आपका पानी के साथ MCO आना चाहिए, तो ये रिएक्शन ना, ये रिएक्शन को इसमें इन्वॉल्व मत करो। ओके, जस्ट रिमूव दिस रिएक्शन, इसको मत ले लो इसमें। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, इट इज़ हॉट वाटर। ओके, आई थिंक ये मैंने पहले कभी तो इसको मैंने लर्न किया था, इट इज़ विथ हॉट वाटर। ओके, और ये जो नीचे की रिएक्शन है स्टीम के साथ है, किसके साथ है? स्टीम। ओके, स्टीम। ओके, तो ये रिएक्शन को थोड़ा मतलब अलग ले लो, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन है। बाकी जो मेरे पास रिएक्शंस है वो सारे के सारे स्टीम और वेपर्स ऑफ वाटर है, जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म, इट इज फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ओके, Fe2O3 रहता है तो फेरस ऑक्साइड रहता है, Fe3 रहेगा तो फेरिक ऑक्साइड रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो पानी के साथ करता है मेटल की रिएक्शन से पानी के साथ। ओके, सो दीज आर दी फर्स्ट टू कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट विद द ऑक्सीजन, सेकेंड विद द वाटर। ओके, सो इस तरह से मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ। तो ये तो मेरा एक पहला टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है मेटल्स के। अभी आगे की रिएक्शंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो एसिड के साथ आपको दे दिए और नॉन मेटल के साथ। अगर नॉन मेटल के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ये भी बहुत अहम चीज़ है, जिसको आयनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो चलो आगे की रिएक्शंस देखते हैं, बाद में हम लोग नॉन मेटल्स के रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। इसके बारे में जान लेते हैं। मेरे पास अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाए मेटल की, व्हेन दे रिएक्ट्स विथ एसिड, ओके, मैग्नीशियम, देन मेरे पास एल्यूमिनियम है, जिंक है एंड फेरस है। ओके, और इनकी जो रिएक्शन मेरी फर्स्ट वो है मेरे पास HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक, मेरे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको बोला जाता है HCl, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ जो रिएक्शन है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन होने वाली है आपने सारे के सारे मेटल्स की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस हो, तो इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट मेरे पास है मैग्नीशियम। ओके, इसकी मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको यहाँ पे लिख के बताइए कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फेरस। तो चलो रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। अभी देखो मैं आपको फर्स्ट एक रिएक्शन दिखाता हूँ। मैग्नीशियम जो मेरे पास मेटल है, Mg मेटल, प्लस HCl आएगा मेरे पास, HCl। ओके, इट इज इन द एक्वियस फॉर्म, मतलब मैंने बोला डाइल्यूट मतलब पानी के अंदर इसको घुलाया मैंने, और यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। ओके, तो ये मेरी रिएक्शन बनेगी MgCl2, ये आएगा एक्वियस मेरे पास यहाँ पे, और इसमें से जो H2 बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस से जो मेरा बाहर निकल जाएगा, सो इट इज द H2। ओके, तो मेरा फर्स्ट था मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होता है। सेकेंड जो मेरी कैटेगरी है एल्यूमिनियम के साथ होगा। सो मैं बता दूं आपको 2Al लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, 2Al सॉलिड, और मैं 2Al लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 6HCl लेना पड़ेगा। किस तरह से मैं आपको ये समझाऊंगा अभी। तो ये एक्वियस है मेरे पास, तो ये मेरा बनेगा 2AlCl3। ओके, इट इज एक्वियस एंड नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे बचता है 3H2 रिमेनिंग, इट इज गैस, इट इज जस्ट मतलब ये जाएगा। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, अभी मेरे पास जिंक एंड फेरस बचा है। इन दोनों की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। थर्ड मेरे पास यहाँ पे जिंक है। ओके, तो Zn मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉलिड है मेरे पास, और 2HCl मेरे पास एक्वियस है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्वियस। तो इन दोनों की रिएक्शन कर देता हूँ मैं 2। ओके, 2 मतलब ZnCl2, ये बनेगा एक्वियस, प्लस इसमें से H2 जो मेरा है गैस बनेगा, निकल जाएगा। ओके, सो ये जिंक क्लोराइड बन गया। अभी मेरे पास लास्ट एक कैटेगरी बची है फेरस। ओके, फोर्थ मेरे पास है फेरस। तो Fe इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, एंड यहाँ पे मुझे 2HCl लिखना है एक्वियस फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पे FeCl2 बनेगा, ये फेरस क्लोराइड बोलते हैं इसको, FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ये भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे याद रखना है, ये एक्वियस में रहेगा, एंड देन H2 इज गैस। ओके, तो वेनेवर जब भी मैं एसिड को रिएक्ट करता हूँ तो उसके सॉल्ट फॉर्म होते हैं मेटल के साथ। ओके, सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। ओके, दीज आर द सॉल्ट।
एंड द हाइड्रोजन गैस इज जस्ट मीन्स ये चला जाता है, इवॉल्व हो जाता है इस रिएक्शन से। तो ये थी मेरी फर्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे पास सेकेंड रिएक्शन मेरे पास जो आपके बुक के अंदर दी है, ओके, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शंस विच आर गिवन इन योर बुक। आपके बुक के अंदर जो दिए, यहाँ पे मेरे पास HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, ओके, एक एसिड है नाइट्रिक, और इसका सही नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड नाम है, बिकॉज HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सही नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, ओके। ये इनके कॉमन नाम्स है नाइट्रिक एसिड। अभी मैं नाइट्रिक एसिड को अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करता हूँ, 4HNO3 मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये मेरा एक्वियस है, ओके, इन दोनों को रिएक्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना, और ये डाइल्यूटेड है, मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट मेरा डाइल्यूटेड, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, एज पर माई नॉलेज इट इज़ डाइल्यूटेड, ओके। ये मेरा, हाँ, कॉन्सेंट्रेट, इट इज़ कॉन्सेंट्रेट, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सी, ओके, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओके। मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ले लिया मैंने, ओके, एसिड में HNO3 का थोड़ा ज़्यादा ले लिया, तो मुझे मिलता है CuNO3 एंड ट्वाइस, ओके, ये मिलेगा एक्वियस, ओके। सो दिस इज फर्स्ट, ओके, दिस इज कॉपर नाइट्रेट। अभी मेरे पास बचता है 2NO2, ओके, ये मेरे पास गैस है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड 2H2, ओके, 2H2 इट इज़ लिक्विड, ओके। तो ये मेरे बाई प्रोडक्ट से मेरा मेन प्रोडक्ट जो है मेरे पास, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, कॉपर नाइट्रेट, देन 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड 2H2 मेरा है वाटर मॉलिक्यूल। अभी मुझे क्या करना है, 4HNO3 यहाँ पे, इनको मुझे काउंट करना है, मुझे देखना है यहाँ पे 4H2 है बराबर 4, मतलब 4 हाइड्रोजन आइटम से, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 हो गए और ये 6 हो गए, ओके। मेरे पास 12 ऑक्सीजन है, 4 × 3, ओके। तो मेरा जो रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन, इसको बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन, इसको बोला जाता है बैलेंस रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हम कॉपर नाइट्रेट। दिस इज कॉपर नाइट्रेट, ओके, ये कॉपर नाइट्रेट है जो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड। और मेरे पास सेकेंड रिएक्शन है जो मेरे पास कॉपर का ही है, 3 कॉपर, मतलब 3 लेते हैं हम लोग नंबर, और यहाँ पे 8HNO3 है, और ये मेरा एक्वियस है, और ये डाइल्यूटेड है, ओके। डाइल्यूटेड मतलब इसमें ज़्यादा पानी है, कम एसिड है, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा एसिड है और कम पानी, ओके। तो इसको मैं रिएक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 3Cu, देन मेरे पास NO3 ट्वाइस का जो फॉर्मूला वही रहेगा, अब ये 6 बन के मैं बताता हूँ, ओके। और यहाँ पे देखो आप कितने, यहाँ पे आपको काउंट करना, मैं बाद में दिखाता हूँ किस तरह काउंट करना, और मुझे यहाँ पे 2NO मिलता है, ओके, इट इज़ गैस, और यहाँ पे 2H2O मिलता है, इट इज़ लिक्विड, ओके। तो चलो हम लोग काउंट करते हैं, 2 नहीं 4H2 आ जाएगा, ताकि मेरे पास यहाँ पे 8H है तो यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं इसमें, 4H2 आ जाएगा। अभी मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो टोटल 24 है ऑक्सीजन, 8 × 3 24, ये मेरे 6 × 3 18 हो गए, 18 और 2 20, एंड 20 एंड 4 24, ओके। तो मेरा जो रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन, ओके, इसको बोलेंगे कॉपर नाइट्रेट। सो एक ही रिएक्शन दिया आपका, ये मेरे ख्याल से आपके बुक के अंदर वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करता हूँ, फेरस को रिएक्ट किया फेरस सल्फेट बनेगा, कॉपर का रिएक्ट करो कॉपर सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। तो फिर मतलब जो भी मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसकी रिएक्शन दी, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन दी, आपके सल्फ्यूरिक एसिड की कोई भी रिएक्शन नहीं दी। लेकिन आपको इसकी रिएक्शंस अगर चाहिए तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जाओ और वहाँ पे देख लो, वहाँ पे आपको इसकी रिएक्शन की मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो आप इजीली वहाँ पे लिख सकते हो, ओके। और वहाँ पे आपको दे दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। मैं Ap के साथ H2O को रिएक्ट करता हूँ, H2SO4 को। तो आपको ये जो रिएक्शंस है आपके मेटल्स की एसिड के साथ, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस लिखना पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, ये सब पॉसिबल है। तो मैंने ये बता दिया आपको किस तरह से रिएक्ट होते हैं। तो ये मेरा एक मतलब एक टॉपिक था जिसमें मैं एसिड रिएक्ट करता हूँ मेटल के साथ। और अभी मेरे पास नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ओके। तो मैं मेटल्स की रिएक्शन करता हूँ अदर मेटल सॉल्ट्स के सोल्यूशन के साथ, तो कौन से प्रोडक्ट्स मुझे फॉर्म होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। एंड देन नेक्स्ट इज देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ओके। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल से, ये टॉपिक में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड से, एंड फाइनली देयर इज मेटलर्जी टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, वन मतलब सारी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं।
और उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारी एक्सरसाइज को डिस्कस करने के लिए, उसको मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा किस तरह से सोल्यूशन लिखने, एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल्स की जो सॉल्यूशंस के साथ है, अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ। चलो मैं मान लेता हूँ मेरे पास कॉपर है, ओके, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके, उसमें मैं Fe ऐड करता हूँ, Fe मतलब आयन, ओके, और मेरे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है एक्वियस फॉर्म में। आपको पता है CuSO4 का सॉल्यूशन जो रहता है उसका कलर जो रहता है आपका, इट इज़ ब्लूइश कलर रहता है, आई थिंक इट इज़ ब्लूइश कलर, ओके, मेरे पास सॉल्यूशन है, उसका कलर रहता है, उसको कलर रहता है ब्लूइश, और इसमें मैं आयन नेल बोलता हूँ, नहीं तो आयन मतलब डाल देता हूँ, मतलब सॉलिड फॉर्म में, तो मुझे मिलता है FeSO4, ओके, ये एक्वियस फॉर्म में मिलता है, और मेरा कॉपर जो है सोल्यूशन से बाहर निकलता है, ओके। तो ये रिएक्शन से इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसकी जगह पे फेरस सल्फेट का सोल्यूशन प्रोडक्ट में मिल जाता है मुझे, और जो मेरा फेरस है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट होके उसका खुद का मतलब सोल्यूशन बनाता है और कॉपर को उसमें से क्या करता है, निकाल देता है, ओके। तो एक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज दी फेरस इज मोर रिएक्टिव। तो ये सोल्यूशन है, इसको बोलेंगे अदर मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन, ओके, ये बोलेंगे मेटल। तो इस ये रिएक्शन है। अभी मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, लीड लिख देता हूँ PB, ओके, इसको रिएक्ट कर देता हूँ मैं कॉपर सल्फेट के साथ, ओके। तो ये यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, PbSO4 मिलेगा, ये एक्वेस में जाएगा और कॉपर जो मेरा है बाहर निकलेगा। अगर मैं इसको जिंक के साथ रिएक्ट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डस्ट डाल देता हूँ तो मुझे ZnSO4 मिलेगा एक्वेस में, और एक कॉपर बाहर निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन से इन की मतलब जब भी कोई मोर रिएक्टिव मेटल है उसको मैं अगर किसी भी अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में मतलब डाल देता हूँ तो खुद का सॉल्यूशन बनाता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, इसको कॉपर सल्फेट बोल के, इसको फेरस सल्फेट बोल के। ये लीड है आपका, ये कॉपर सल्फेट, लीड सल्फेट है। ये झिंक है आपका, ये कॉपर सल्फेट है, झिंक सल्फेट है, ओके। तो ये उनके नाम्स भी आपको यहाँ पे आने चाहिए। तो एक पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मेरे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ओके। अभी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में मैं बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी ये सीरीज जो है मेटल्स की है, और इसके बाद में नॉन मेटल्स के रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे पास यहाँ पे हाईली रिएक्टिव रहता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ओके। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में मेटल नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता करना है मेटल्स ही, ओके। तो इसमें कुछ नाम दिए मेरे पास, पोटेशियम जैसे कि K है, पोटेशियम मेरे पास, ये सोडियम है मेरे पास, जैसे कि लिथियम है मेरे पास, जैसे कि ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। और ये यहाँ पे इसके साथ कैल्शियम जोड़ दिया। आई थिंक दिस आर द नेम्स विच आर गिवन, ओके, ये नेम्स है। और ये जो नेम्स है पोटेशियम, इट इज़ पोटेशियम, ये जो मेरा है सोडियम है, ये जो मेरा लिथियम है, आपको नाम नहीं पता तो मैं लिख के दे रहा हूँ, और ये मेरा कैल्शियम है, ओके। सो दीज मेटल्स आर इन्वॉल्व इन द हाईली रिएक्टिव मेटल सीरीज, ओके। अभी मेरे पास सेकेंड जो आता है मॉडरेटली रिएक्टिव, ओके। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब मीड में जो मेटल्स है उनके नाम, मॉडरेटली रिएक्टिव, ओके। तो जो मॉडरेटली मतलब मिडल स्टेट में रहते हैं उनको मॉडरेटली रिएक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आता है मैग्नीशियम Mg, ओके, Mg आता है, Al आता है मेरे पास, मैग्नीशियम MgAl। कॉपर आता है मेरे पास, आई थिंक कॉपर इट इज़ देयर, नहीं कॉपर लास्ट में दिया, ओके। जिंक, आयन, टीन एंड लीड, ओके। देन जिंक आएगा, देन Fe आएगा, देन टीन आएगा, एंड देन लीड आएगा, ओके। तो ये कुछ मेटल्स है, इनको हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव बोलते हैं। मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद में मेरे पास जिंक है, देन मेरे पास फेरस है, और उसके बाद मेरे पास टीन है, एंड फाइनली लीड है, ओके। सो दीज आर दी मॉडरेटली रिएक्टिव। और मेरे पास लेस रिएक्टिव बोलेंगे, लास्ट टॉपिक जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स, ओके। लेस रिएक्टिव, ओके। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनमें आता है मेरे पास, मैंने अभी बताया था कॉपर है मेरे पास, Hg है मेरे पास, मर्क्यूरी, आई थिंक मर्क्यूरी इट इज़ देयर, एंड सिल्वर Ag, ओके। सो ये कॉपर मर्क्यूरी
एंड दिस इज सिल्वर। ये मेरे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। और सबसे बॉटम में जो आता है, हाँ, सबके नीचे आता है मेरे पास Au, ओके, इसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं, ओके, गोल्ड। ये सबसे कम रिएक्टिव में आ जाता है। सबसे तो हाईली रिएक्टिव में फर्स्ट आता है पोटेशियम एंड लिस्ट रिएक्टिव में गोल्ड आ जाएगा, अगर हम लोग इस सीरीज का बात करेंगे तो, ओके। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, ओके। एसिड्स के साथ रहेंगे, किसी भी कंपाउंड के साथ में रहेंगे, तो ये इनका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। हाईली रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, ओके। लेस रिएक्टिव इज गोल्ड, ओके। और हम बोलते हैं उसको Ag को सिल्वर, अर्जेंटाइन बोलते हैं, मर्क्यूरी को Hg बोलते हैं, ये सारे की को कॉपर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स आपके जो यहाँ पे दे दिए वो आपको यहाँ पे याद रखने और आपको इनका क्या करना है, यूज़ करना है आपके स्टडी के टाइम पे, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ओके, विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मिडल सॉल्ट्स, ओके। तो ये आपको याद रखना है। ये मेरा एक टॉपिक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इसके बाद में जो IMP टॉपिक है मेरे पास, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ये बहुत छोटा टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी है और उसके बाद में आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डिफरेंट, ओके। ऑक्सीजन मेरे पास है, वाटर मेरे पास है, डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन, ओके। इनके साथ नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरह होती है हम लोग देख लेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास कार्बन एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये गैस है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्लीट कंबशन है, मतलब कंप्लीट मतलब कोई भी चीज़ जल जाती है कंप्लीटली और कंबशन होता है उसका, और उसमें मतलब ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मुझे मिलता है CO2 गैस, ओके। और ये एसिडिक है, ओके। इसका नेचर जो है एसिडिक है, ओके। अगर मेरे पास सेकेंड कैटेगरी है 2C, ओके, S एंड O2 गैस, ओके। और ये पार्शियल कंबशन है, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं उसको, पार्शियल को इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो कंबशन हो जाता है कार्बन का, तो इसमें मुझे मिलता है CO, ओके। ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, इसका नेचर जो है न्यूट्रल है, ओके। सो इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ओके। और थर्ड मेरे पास एग्जांपल है, अगर सल्फर मेरे पास है सॉलिड में और इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता है और ये कंबशन में आता है, खाली कंबशन, ओके। आइदर इट इज़ कंप्लीट और पार्शियल, ओके। तो मुझे SO2 गैस मिलता है एंड इट इज़ एसिडिक। तो जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स है वो एसिडिक नेचर में है, ओके। दे आर मोस्टली इन द एसिडिक नेचर, ओके। एसिडिक नेचर में रहते हैं। नॉन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ओके, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। एंड मेटल्स आर पॉजिटिव, दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज नॉन मेटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स गिव द इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, ओके, इन डिफरेंट वे, ओके। तो ये मेरे पास एक था फर्स्ट जो रिएक्शन था मेरे पास नॉन मेटल्स का रिएक्शन था ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह के कंपाउंड मिल जाते हैं मुझे। And non-metal oxides are mostly the oxides, carbon dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. These are the oxides and these oxides are acidic in nature mostly. And अगर monoxide रहेगा तो it is neutral in nature, okay. अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, मान लेते मेरे पास H2O, ओके। ये मेरे पास लिक्विड है और यहाँ पे Cl2 मेरे पास गैस है, ओके। तो ये दोनों का रिएक्शन हो जाता है, तो मुझे क्या मिलेगा ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो मुझे मिलता है HOCl। आपको बता दो HOCl मतलब ये हाइड्रोक्सी क्लोराइड बोलते हैं इसको, ये एक्वियस है मेरे पास, प्लस HCl, ओके, इट इज़ आल्सो एक्वियस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ओके। तो ये जो मतलब इसको हाइड्रोक्सी क्लोराइड बोलेंगे, हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ओके, हाइड्रोक्सी क्लोराइड। और क्लोरो हाइड्राइड, देखिए हाइड्रोक्स हाइड्रेट मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक रिएक्शन है जो पानी के साथ होता है, ओके। तो एसिड मिल जाता है मुझे, क्या मिल जाता है, एसिड, ओके। एसिड है, ये भी एसिडिक इन नेचर है। सो नेक्स्ट जो मेरा है वो मेरे पास है विद डाइल्यूट एसिड। अगर इनका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड में हो जाता है, आपको कुछ रिएक्शंस दिए, आपको अगर ज़्यादा रिएक्शन चाहिए तो आपको इनको सर्च करना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस इससे रिलेटेड, ओके। विद डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करते, मेरे पास Cl2 मान लो ये गैस है और ये मेरा 2HBr, ओके, ये एक्वियस है मतलब मान लो,
कि एक्वेस ही रहना चाहिए, आई थिंक सो इट इज़ एक्वेस। ओके, ये गैस है तो ये दोनों रिएक्ट हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, 2HCl फॉर्म हो जाएगा, ये एक्वेस बनेगा एंड Br2। ओके, Br2 बाहर निकल गया। अभी Br2 लिक्विड ही रहता है इसलिए इसको गैस का नाम देना बिल्कुल गलत है, ये भी एक्वेस फॉर्म में ही रहेगा। ओके, इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये रिएक्शन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, क्लोरीन क्या करता है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है विथ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन हो जाती है आपकी, मान लो मेरे पास सल्फर नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कि हाइड्रोजन गैस, तो मुझे H2S गैस मिल जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाता है। ये फर्स्ट है मेरा, सेकेंड मेरे पास मान लो 2N नहीं N2 रहेगा मेरे पास, N2 ओके नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे रहेगा 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ये दोनों रिएक्ट हो जाते तो मुझे मिलता है 2NH3। ओके, इट इज़ आल्सो गैस, ये अमोनिया है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। ओके, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो ये जो लास्ट रिएक्शन है जिसमें मतलब हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अमोनिया जैसे प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, तो ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन जो आपके नॉन मेटल से रिलेटेड है। एंड दिस ऑल केमिकल रिएक्शंस आर गिवन इन योर बुक, और इतनी केमिकल रिएक्शंस आपके बुक के अंदर दी है जो आपको स्टडी करनी है। और इससे भी ज़्यादा रिएक्शंस आपको चाहिए तो सर्च करो, उनको कलेक्ट करो, उनका नॉलेज आप गेन करो एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू जस्ट मतलब किस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस करते, किस तरह से बैलेंस रिएक्शंस लिखते। तो ये सारी तकनीक जो है आपको आनी चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। ओके, और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ फर्स्ट ऑक्सीजन, देन वाटर, देन डाइल्यूट एसिड एंड फाइनली विथ हाइड्रोजन। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए। मेरे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आयनिक कंपाउंड्स का। ओके, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग लर्न करेंगे बिकॉज व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। ओके, उनको ही हम लोग सॉल्ट्स बोलते हैं और उनके बारे में हम लोग लर्न करते हैं। और उसके बाद में जो है हम लोग हैं मेटलर्जी है, जो मेरा मेन टॉपिक है इस लेसन में, जो नाम दिया लेसन का मेटलर्जी, उसको हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके सारे के सारे कंसेप्ट को लर्न करेंगे एंड देन फाइनली विल लर्न अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके, तो एक स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं फर्स्ट बता दूं। जो मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स में 2 यूनिट्स रहते हैं, एक है मेरे पास केटायन जिसको हम नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज आयन बोलते हैं, और एक मेरे पास एनायन जिसको हम नेगेटिवली चार्ज आयन बोलते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। ओके, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता देता हूँ। मान लो मेरे पास सोडियम है जो सॉलिड स्टेट में, और मान लो मेरे पास क्लोरीन जो है गैसीय स्टेट में, ये दोनों रिएक्ट होते हैं 2NaCl बन जाता है, इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और ये जो एग्जांपल मेरे पास है आयनिक कंपाउंड का, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये सोडियम क्लोराइड है आयनिक कंपाउंड है। नाउ सी दैट देयर आर 2 आयंस। कैसे कि 2 आयंस है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, मैंने NaCl को क्या किया, डिसोसिएट किया पानी के अंदर। चलो मान लेते इसको डिसोसिएट कर दे। ओके, NaCl सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये इस तरह का रिएक्शन, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मुझे मिलता है Na प्लस, ये भी एक्वेस मतलब पानी के अंदर है, एंड Cl माइनस, ये भी एक्वेस है। तो ये जो मेरा है केटायन है, क्या है मेरा ये केटायन, और ये जो मेरा है एनायन। ओके, सोडियम आयन। ओके, इसको बोलेंगे सोडियम आयन, इसका नाम है सोडियम आयन। ओके, और इसका नाम है क्लोराइड आयन। ओके, क्लोराइड, क्लोरीन नहीं, क्लोराइड आयन। ओके, तो ये कि मेरे पास एनायन, एक है मेरे पास केटायन, और ये जो मेरा है आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ओके, तो जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो इन द रिएक्शंस इन द आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल ओके फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू द non-metals orbit. Okay, and then the formation of this compound is take place. अभी सोडियम क्लोराइड में जो मेरे पास जो फॉर्मेशन हुआ है, इस सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये बन जाता है। और सोडियम का जो साइज है वो छोटा रहता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, बिकॉज सोडियम के पास 2 ही सेल बचते हैं और क्लोरीन के पास 3 सेल्स रहते, सो देयर साइज हैज डिफरेंस। ओके, एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट टाइम पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा आयनिक कंपाउंड्स में, कि जो आयनिक कंपाउंड्स मैं इसको डिफाइन करने के लिए आपके बुक के हेल्प से अगर इसको डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे 2 यूनिट्स रहेंगे, मेरे पास 2 यूनिट्स रहते हैं, और इसमें से एक यूनिट जो है मेरे पास एक एनायन
केटायन रहता है फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट मेरे पास है, ये फर्स्ट है एंड आयन रहता है। ओके, सो आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू यूनिट्स दैट आर द केटायन एंड आयन। तो ये डेफिनेशन बन गया। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस मीन्स केटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायन इज वेरी strong। Okay, so the electrostatic force of attraction among these two ions is very strong, so they are exist in the solid state। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स जो मेरे पास है वो सॉलिड स्टेट में रहती है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, सो दे आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है हाई रहता है आयनिक कंपाउंड्स का। उसके लिए आपके अंदर बुक के अंदर एक चार्ट दे दिया, आप देख सकते हो। And most time we find the crystals, they are exist in the solid and crystalline form। Okay, they have the shiny appearance। Okay, they are shiny। Okay, and whenever they are in the solid state they are bad conductors of electricity, but when I dissolve them in the aqueous form then they can conduct electricity, और in the molten state they can conduct electricity। ये खासियत है उनकी। जब भी सॉलिड में रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, तो पानी से दूर रहते, तो वो जब भी रहते तो वो न्यूट्रल रहते। सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बाइंडेड विथ ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आयनिक बॉन्ड्स हम लोग बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो बंधे हुए रहते हैं। सो आयनिक बॉन्ड्स आर मीन्स क्या क्या कैरेक्टर्स है इसमें। आयनिक बॉन्ड्स रहेंगे, आयनिक बॉन्ड्स। ओके, आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। ओके, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। सो दे आर सॉलिड में रहेंगे, थर्ड रहेंगे सॉलिड रहेंगे, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म इन द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय द आयनिक बॉन्ड्स। सॉलिड स्टेट रहती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, दे आर इन द क्रिस्टल फॉर्म। ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म। इफ प्रेशर अप्लाइड वी कैन क्रश देम इनटू पाउडर फॉर्म। अगर प्रेशर अप्लाई करता हो दे आर ब्रीटल। ओके, ब्रीटल भी रहते हैं, दे आर ब्रीटल। ओके, सो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म व्हेन आई जस्ट अप्लाई द प्रेशर। एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई रहता है इसका, आयनिक कंपाउंड्स का। ओके, सो टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मोर एनर्जी चाहिए ब्रेक करना है मुझे बॉन्ड्स। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा है उसको ब्रेक करना है मुझे दो बॉन्ड्स को, तो मोर एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद में दे means they are bad conductors। Okay, they are bad conductors, conductors in solid form। Okay, in solid form, solid state। Okay, whenever they are in solid state they are bad conductor। Okay, and उसके बाद में they are good conductors। Okay, good conductors of electricity। मैं electricity की बात कर रहा हूँ in liquid form। Okay, liquid or in aqueous form, और इन एक्वेस सोल्यूशन फॉर्म। ओके, सोल्यूशन फॉर्म। तो ये मुझे कुछ चीज़ें जो ये याद रखनी है यहाँ पे। सो दे आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट और क्रिस्टलाइन फॉर्म। व्हेन दे आर इन द लिक्विड फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर्स। दे कंप्लीटली डिजॉल्व इन द एक्वेस फॉर्म। ओके, दे कंप्लीटली डिजॉल्व्स इन H2, मतलब पानी के अंदर वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इसको बोलेंगे दे आर सोल्यूबल इन वाटर। दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज मेरे पास कुछ एग्जांपल है, केरोसिन एंड पेट्रोल। ओके, पेट्रोल और केरोसिन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उनमें कुछ भी डिजॉल्व नहीं होते, बैड कंडक्टर्स है। ओके, तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स है जो आपको इसमें याद रखने। उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स है जो मतलब इनके बारे में। दे आर द शाइनी अपीयरेंस, देन द साइज ऑफ a crystal of any कंपाउंड इज डिपेंड्स ऑन
द साइज ऑफ आयंस, ओके, साइज ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड्स करती है आयनिक कंपाउंड्स में। अगर साइज ऑफ क्रिस्टल मुझे डिफाइन करनी है तो साइज ऑफ आयन, ओके, नेगेटिवली चार्ज आयन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट टू थिंग्स डिसाइड द साइज ऑफ क्रिस्टल, ओके। ओके, साइज ऑफ क्रिस्टल जो है आयन के साइज पे डिपेंड्स करती है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द पॉजिटिवली चार्ज केटायन एंड नेगेटिवली चार्ज केटायन, ये भी साइज ऑफ क्रिस्टल जो है मेरी, ये इसके ऊपर डिपेंड्स करती है। और जो क्रिस्टल फॉर्म है मेरा, जो साइज ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड्स करता है एंड द चार्जेस ऑन द आयंस इसके ऊपर डिपेंड्स करता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगी आपके इस टॉपिक में। आयनिक कंपाउंड्स में आपको वापस बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़, अगर मैं इनको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मैं अगर पानी के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो इनके आजू बाजू में एक सील्ड फॉर्म हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आयन विद द वाटर। वो तो पानी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है उस रिएक्शन में और एक सील बन जाता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, and they can migrate from one place to another place, from the one electrode to another electrode, from positive terminal to negative terminal, and in the solution form they can conduct the electric current or electricity is conducted, okay, or electricity is produced in that case whenever uh, these compounds are completely dissolved in the एक्वेस फॉर्म, ओके। एक्वेस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते जब हम लोग इसको किसी भी तरह के बैटरी को ज्वाइन कर देते, ओके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो ये आयनिक कंपाउंड्स जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स से बन जाती है। और कुछ मुझे एक्सप्लेन करना था इसमें जो मैं आपको बताना जा रहा था, ओके। आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सही है। और आपके आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर दे दी है, विच आर दी वाटर इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड। बाद में जिंक क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, जितने भी कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड्स से, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the positively charged ions and negatively charged ions is very high, and to break the bonds, ionic bonds between this means these two ions, more energy is required, more energy is required. So more energy required means the melting and boiling points are high in the case of ionic compounds. तो ये सारी चीज़ें आपके डिटेल में बुक के अंदर दे दी है, आपको एक बार देख लेनी है। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ डू कमेंट्स। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको सही तरीके से प्रिपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको देता है यानी कंपाउंड्स के बारे में। तो ये था मेरा एक टॉपिक जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन दे दी है कि व्हाट इज़ मीन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया अभी। और अभी मेरा जो एमपी टॉपिक है मेटलर्जी, उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा मेटलर्जी की, किस तरह से मेटलर्जी जो टॉपिक है आपको याद रखना है और किस तरह से मेटलर्जी जो है डिफरेंट मतलब स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेटलर्जी। आपको मैं वापस एक बार सजेस्ट करता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को एक बार जरूर देख लेना, ताकि वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी टू इंक्रीज योर नॉलेज। और मतलब ऐसे बताऊँगा कि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उसका यूज़ आपको हो सकता है। सो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, द प्रोसेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल एंड प्यूरिफाइड इट फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। एक साइंस, एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं, कैरिड करते हैं, तो उस प्रोसेस को मेटलर्जी बोला जाता है। नाउ द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, दिस टॉपिक इज वेरी एम्पी बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर ऑलवेज ऑकर्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स और विथ इम्प्यूरिटीज़, ओके। सो उनको जैसे कि सल्फाइड से, कार्बोनेट से, ऑक्साइड से, ये सारे के सारे मतलब उनके कंपाउंड्स फॉर्म में उनका जो एग्जिस्टेंस है उनसे उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सो द फर्स्ट थिंग, ओके, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, नाइट्रेट्स, सो दीज आर द पॉसिबल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट विथ मेटल्स, दोज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ओके, and some metals are very less reactive like the silver, gold and platinum, so they are exist in the free state in the earth crust, okay। तो यहाँ पे occurrence of metal में मेरे पास एक IMP पॉइंट आ जाता है जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मुझे यहाँ पे जो मिलता है मिनरल्स बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स, ओके, मिनरल, सिंगल वर्ड, आई थिंक इट इज़ अ सिंगल वर्ड, मिनरल इट इज़ यूज हियर, सिंगल वर्ड रहेगा, इट इज़ ओके। सो मिनरल्स, सो व्हाट इज मीन ऑफ मिनरल्स, ओके। ये जो आपका कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड, ओके, विथ इम्प्यूरिटीज़,
विथ इम्प्यूरिटीज जो रहता है इन अर्थ क्रस्ट, ओके, जहाँ से हम लोग उसको निकालने वाले, ओके, तो उसको मिनरल्स बोलते हैं. सो जहाँ पे वो मेटल कंपाउंड प्रेजेंट है, द मेटल इज प्रेजेंट विथ इट्स कंपाउंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट विथ इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड एज मिनरल्स. एंड मिनरल्स से हम लोग ओर्स बनाते. ओर्स मतलब द एक्सट्रैक्टेड पार्ट फ्रॉम द मिनरल्स, ओके, इज नोन एज ओर्स, ओके, इसको ओर्स बोलते हैं. सो दिस इज द इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड. इकोनॉमिकली मतलब फायदे के लिए इसको निकाला जाता है. इकोनॉमिकली इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स, ओके, ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड. Now what are the impurities which are present as the sand, okay, or rocks, okay, और जिसको हम लोग सॉइल भी बोल सकते हैं. आई थिंक इट इज सॉइल ऑल्सो. सैंड, रॉक और सॉइल, ओके, रॉक की सब्सटेंस सैंड, सॉइल, रॉक, ओके. सो जो इम्प्यूरिटीज़ है मेरे पास, इम्प्यूरिटीज़, ओके, जिसमें मैं बोलता हूँ यहाँ पे सॉइल है, सैंड है, ओके, रॉकी सॉल्ट्स है, ओके, रॉकी सॉल्ट्स है और रॉक्स है. आई थिंक रॉकी सॉल्ट्स और रॉक्स, ओके. सो सम इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट. रॉक की सब्सटेंसेस बोलेंगे इसको, सॉल्ट्स की जगह सब्सटेंसेस यूज़ करो. तो ये जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, ओके, दीज आर दी इम्प्यूरिटीज, ओके, किसके अंदर रहती है, आपके ओर्स के अंदर, ओके, सब्सटेंसेस. सो दीज आर दी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट विथ योर ओर्स, ओके, एंड दिस इम्प्यूरिटीज आर नोन एज गैंग्यू, ओके, गैंग्यू. Now what is main target in the extraction? Okay, when I extract the metal from its minerals, it is in the form of ores. Then the impurities are present with this ores, soil, sand, rocky substances. These impurities are known as gangue. And the first process is there in the separation of gangue, okay. So it is known as concentration of ore. Concentration of ores में हम लोग mainly we are separating the impurities फ्रॉम दी ओर्स, ओके. सो उसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं जिससे हम लोग जिनका यूज़ करते हैं इम्प्यूरिटीज़ क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. सो मेरे पास मेन टॉपिक जो मैंने बताया कि जैसे मेरे पास जो ओर्स जो रहते, मेरे पास मिनरल्स जो रहते, दे आर ऑलवेज इन द कंपाउंड फॉर्म लाइक द कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, and they are very reactive, so they always exist in the compound form in the earth crust, and their existence, okay, with this impurities is known as minerals. So they are called as minerals, and these minerals first extracted economically in the form of ores. Ores contains different type of impurities like sand, soil, and the rocky substances. These impurities are called as gangue, and this gangue is first separated in the purification process of metals, okay. उसको gangue को पहले separate करते हैं, उसे बोला जाता है concentration of ores, okay. तो first method मेरे पास है, first step मेरे पास है in the metallurgy, that is concentration of ore. concentration of ores के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड देन विल मूव स्टेप वाइज, ओके, आगे आगे बढ़ते जाएंगे. मैं आपको वेरी शॉर्टली किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्स कैरी किया जाता है डिफरेंट मेथड्स को लेके बताऊंगा और आपको तकनीक बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोसेस इन विच वे द ओर इज़ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड, ओके. तो उसके बारे में लर्न कर दे. बाद में हम लोग को देखना है आगे का मेथड जो है मेरे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेटल्स, मोस्टली बिकॉज इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड टू प्यूरिफाई एनी टाइप ऑफ मेटल. तो उसके बारे में लर्न करेंगे. तो चलो स्टेप वाइज आगे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. तो हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की. मेरे पास सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन है, विल-फ्लेटेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. तो ये जो मेथड्स है मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं अलग से मतलब अलग से एक्सप्लेन बुक का हेल्प लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको. किस तरह मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मतलब मैग्नेट के ऊपर डिपेंड्स करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले. फ्लोटेशन मेथड एंड लीचिंग, ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स को कैरीड कर सकते हैं और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बुक, ओके. बुक के हेल्प के साथ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू योर एलॉइंग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं करोजन ऑफ मेटल्स बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. एंड दिस ऑल थिंग्स विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ बुक. तो उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, मतलब मैं उसको डिस्कस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ बुक. तो उसका मैं अलग से वीडियो इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा. तो चलो उसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक, और उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करते हैं. और उसके बाद में जो आपका एक्सरसाइज जो है उसको भी हम लोग बुक के अंदर ही डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किसको कौन सी मैच द पेयर्स, किस तरह से आपको क्या क्या करना है. एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन.
यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटालर्जी ये टॉपिक को। स्पेशली मैं बुक के हेल्प से इसको डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि मुझे पता है मेरे पास इसको डिस्कस करने के लिए डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। सो मेटलर्जी जो रहती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आप देख सकते हैं फ्रॉम वोर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। इसको मेटलर्जी बोला जाता है, जिसमें मैं एक्सट्रैक्शन कर देता हूँ। अभी मुझे साफ तौर पे बताइए, यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में आप देख सकते हैं मोस्ट मेटल्स बीइंग reactive do not occur in nature in free state but are found in the combined state as their salts such as the oxides, carbonates, सल्फाइड्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। हाउएवर सम आर नॉन रिएक्टिव अनरिएक्टिव मेटल्स आर आल्सो देयर, दे आर फाउंड इन द and they are not getting affected by air, water or other natural factors such as the silver, gold, platinum. They occur in the free state, means they are in the free state. Okay, the compounds of metals that occur in nature along with the impurities are called as minerals. उनको minerals बोला जाता है। अभी इसके बारे में मैंने पहले गैंग्यू रहता है। ओके, अभी ओर्स द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर्स। मिनरल से जो आप लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक पर्पस से क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसको ओर्स बोला जाता है। और ओर्स में रहती है इम्प्यूरिटीज सच एज द सॉइल, आप देख रहे हैं यहाँ पे सैंड एंड रॉकी सब्सटेंसेस, इसको गैंग्यू पार्टिकल्स बोला जाता है, गैंग्यू बोला जाता है। एंड फाइनली these impurities are removed and then there is a separation and there is the extraction of the metal. Okay, so ये सारी की सारी प्रोसेस है, इसको the process of extraction of metal from its from its impure form to pure form, okay, is called as a metallurgy. इसको metallurgy बोला जाता है। एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी मेरे पास है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें मुझे लर्न करना है। ये आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें मैं प्रोसेस है जिसमें सेपरेटिंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। गैंग्यू पार्टिकल्स जो इम्प्यूरिटीज है उसको सेपरेट करना है मुझे। ओके, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, मेरे पास यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैंने इसका हेल्प लिया है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, मेरे पास एक डायग्राम है जिसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे विल्फ्ले टेबल मेथड का फर्स्ट यूज़ करना है। तो मैं विल्फ्ले टेबल मेथड जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पाउडर ओर को ऊपर से डाल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे देखो टेबल एक लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर उसमें ऐड होती जा रही है, और जो भी ओर का पाउडर है वो वाटर के साथ मिक्स होता जा रहा है। यहाँ पे वाइब्रेटिंग टेबल स्लीट्स है। ओके, यहाँ पे आप देख लो। ओके, एंड एज दिस ऑल पाउडर पासिस फ्रॉम दिस टेबल, ओके, तो उसको क्या हो जाता है, यहाँ पे एक लाइटर पार्ट रहता है, जो गैंग्यू जो रहता है वो लाइट वेट रहता है, वो अलग से यहाँ पे एक साइड में आ जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन ओर का है जो डायरेक्शन है वो एक साइड में आ जाता है। ओके, बिकॉज दिस टेबल इज अरेंज इन सच अ वे दैट सो, तो ये हो जाता है। दिस मेथड ओके सेपरेशन विल्फ्ले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड द थिन वुडन राइफल्स ऑन द इंक्लाइंड सर्फेस। इंक्लाइंड का मतलब आप समझते हो, ऐसा मतलब स्ट्रेट रहेगा। The table is kept vibrating continuous. Powder ore obtained from the lumps of the ore using ball mills is poured on the table and stream of water is also released from the upper side. As a result, lighter gangue particles are carried away along with the flowing water, while the heavier particles, in which proportion of mineral is more and proportion of gangue is less, are blocked by the wooden rifles and get collected on the स्लीट्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो गैंग्यू जो रहते हैं लाइट वेट वो निकल जाते हैं, और जो मेन जो आपका ओर्स रहता है उसके अंदर मेन मेटल जो कंटेंट रहता है वो अलग से यहाँ पे जम जाते हैं। ओके, मेरे पास सेकेंड मेथड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ओके, हाइड्रोलिक का मतलब मैं बताता हूँ, जिसमें वाटर का यूज़ किया जाता है। ओके, इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ मिल, देर इज अ टैपरिंग वेसल। ओके, आपको मैं डायग्राम फर्स्ट दिखा देता हूँ इसकी हाइड्रोलिक की, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बार आप डायग्राम देख लो। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो हाइड्रोलिक सेपरेशन में मैं क्या करता हूँ, ऊपर से पाउडर और जो कॉन्सेंट्रेट किया रहेगा उसको डाल देते हैं हम लोग। बाद में यहाँ पे पानी देखो आप, ओके, ये और से सस्पेंशन है, गैंग्यू ऊपर से निकल रहा है, और जो वाटर एक साइड से जाएगा, और आपका कॉन्सेंट्रेशन और जो है सबसे बॉटम में चला आ जाता है। ओके, सो सी ग्राउंड और इज रिलीज इन द टैंक। एक टैंक है, एक A forceful gel of water is introduced in the tank from the lower side,
गैंगू पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट अलोंग विद द वाटर जेट। तो ये ऊपर से नीचे से पानी आ रहा है, देखो वाटर से, ओके, और ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर जब आता है वो, तो वो क्या करता है, उसके साथ में जो लाइटर वेट जो गैंगू पार्टिकल्स हैं उनको लेके वो बाहर ऊपर से निकाल देता है, ओके। एंड द सेम टाइम द पार्ट ऑफ द वो विच इज़ हेवियर इन नेचर, ओके, वो क्या होता है, नीचे से बाहर आ जाता है। तो एक मेथड मेरे पास है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ऑब्वियसली इट वर्क्स ऑन मैग्नेट। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अभी ये किस किस ओर्स के लिए यूज़ की जाती है, ये आपकी बुक में आपको ऑलरेडी देखना पड़ेगा। सो नॉन मैग्नेट रोलर, मैग्नेटिक रोलर मेरे पास है। देन कन्वेयर बेल्ट मेरे पास है। मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स इसमें कलेक्ट होते हैं, ये दो कलेक्टर स्कैन्स है मेरे पास, और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी ओर्स क्या होता है, ऊपर से आ जाता है, देखो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ओके, इसमें दो ये घूमते रहता है मैग्नेटिक रोलर के साथ। अभी मैग्नेटिक रोलर जो मैग्नेट की तरफ खींचने वाले जो भी मेटल्स है उनको खींच लेता है, और जिनको खींच नहीं सकता है उनको नहीं खींच सकता है। ऑब्वियसली लाइटर वेट जो रहेंगे आपके गैंगू पार्टिकल, नॉन मैग्नेटिक गैंगू पार्टिकल्स, वो निकल जाते हैं। तो ये एक मेरे पास IMP मेथड है, जिसमें मुझे दिया है यहाँ पे एक स्टैनिक ऑक्साइड SnO2, ओके, एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट फेरस टंगस्टन, ओके, FeWO4, ओके। ये सेपरेशन इसमें से पॉसिबल हो जाता है आपको, ओके। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, ओके। देन मेरे पास है फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम है फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड। द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ओके, मतलब वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग इसको बोला जाता है। सो यहाँ पे जो मेटल्स हैं जिनमें सल्फाइड्स जैसे मतलब गैंगू पार्टिकल्स, मेटल सल्फाइड जो है, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है एग्जैक्टली मैं बता दूँ, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है। जो पानी है और जो ऑयल है, इनके दो अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं। अभी जो वाटर लविंग है तो पानी में चला जाता है, वाटर हीटिंग है ऑयल में चला जाता है, कॉन्सनट्रेटेड। तो फ्रोथ है यहाँ पे आप देख लो, वाटर एंड पाइन ऑयल, मान लो पाइन ऑयल लेते हैं यहाँ पे, और एक नाम यहाँ पे दिया है आपको सर्टन ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, यूकैलिप्टस ऑयल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक तो क्या दिया है यहाँ पे, देखो आपका जो भी मतलब एजिटेशन फॉर्म इज फॉर्म फ्रॉम द ऑयल, वाटर एंड एयर बबल्स टुगेदर ड्यू टू द एजिटेशन फॉर्म, ओके, दिस फॉर्म रेजेस टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग में फ्लो फॉर्म फॉर्म हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सर्टन सल्फाइड और फ्लोट विद द फॉर्म, ओके, ऊपर आ जाते हैं, ओके, एंड देन दे गेट सेपरेटेड, ओके, अलग से सेपरेट हो जाते हैं। and frequency get weighted by the oil. For example, this method is used for concentration of zinc blend, ZNS, zinc sulfide, and copper pyrite के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें फेरस और कॉपर है, देखिए। और नेक्स्ट मेथड मेरे पास है लीचिंग, जिसको बोला जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम द ओर्स इज लीचिंग मेथड है। मेरे पास जो कुछ ओर्स है जैसे कि एल्यूमिनियम का है, गोल्ड का, सिल्वर का, इसको लीचिंग मेथड से हम लोग सेपरेट कर दिए थे, ओके। In this method, the ore is shocked in a certain solution for a long time. The ore is dissolved in the solution due to specific chemical reaction. Then gangue, however, does not react with, therefore, does not dissolve in the solution. So it can be separated. Very simple है। इसलिए मेरे पास यहाँ पे बॉक्साइड को एक्वेस NaOH, इसको हम लोग अल्कली बोलते हैं, ओके, इसमें, और एक्वेस Na2CO, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें डिज़ोल्व किया जाता है, और इसको लीचिंग मेथड से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देख लेते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं, मेरे पास अलग अलग तरह के मेटल्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मोर रिएक्टिव मेटल्स है, तो उनको अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल आप देख सकते हो, मेटालिक, ओके। तो इसको कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन में मैं जोड़ देता हूँ। एक कैथोड के पास रिडक्शन होता है मेटल का, एनोड के पास नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। बहुत चीज़ें मैंने ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको पहले भी पढ़ाई है, लेकिन मैं इस टाइम आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको ये जल्दी समझ में आ सकती हो कि सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो रहते हैं मेरे पास, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो रहते हैं, उनको मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही सेपरेट और मतलब प्योर मतलब फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल मेरे पास बहुत अच्छा है कि एग्जांपल है यहाँ पे, ओके।
तो एक एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम के बारे में जान लेते हैं। सिंबल जेल, सिल्वर वाइट कलर है, इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंट 8 थी, वैलेंसी 3 रहेगी, नो प्रॉब्लम। मेरे पास बॉक्साइड और जो रहता है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइड कंटेंट्स 30% to 70% रहता है Al2O3। ओके, Al2O3 मतलब उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको ही बॉक्साइड बोलते हैं। उसके सैंड, सिलिका, आयन ऑक्साइड, ये इम्प्यूरिटीज़ रहती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और किस तरह से करते हैं, चलो ये हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। मेरे पास सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मैंने बताया था आपको, ये फेरिक ऑक्साइड है। Fe3O4 जो फेरस ऑक्साइड है, and the titanium oxide TiO2 are the impurities present in bauxite. Okay, separation of these impurities is done by leaching process using either Bayes method or Hall's method. मेरे पास दो मेथड से, एक तो Bayes मेथड को मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक तो Hall's मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो इन द Bayes प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल। ओके, उसको क्या किया, कॉस्टिक सोडा NaOH को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, कॉन्सनट्रेटेड सोडा NaOH when in the highly concentrated form at 140 to 150 डिग्री अंडर हाई प्रेशर। ओके, 2 to 8 आवर्स इन अ डाइजेस्टर, एक डाइजेस्टर रहता है उसमें डाल देते हैं। तो वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन इट रिएक्ट्स विद द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। तो इससे बनता है सोडियम, इस एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट 2NaLO2। ओके, 3H2। ओके, Al2O3 देन 2H2O 2NaOH। ओके, इसको आप चाहे तो एक बार चेक करके देख लो रिएक्शन सही है क्या नहीं। आपको रिएक्शन सही मिलना चाहिए। मेरे पास ऑक्सीजन टोटल नंबर से एक्चुअली मेरे पास 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है, 3H2, इट इज़ करेक्ट। तो ये सोल्यूबल मतलब पानी में डिजॉल्व होने वाला, मतलब मुझे एल्यूमिनियम निकालना है तो वाटर सोल्यूबल। ओके, सो एक्वियस सोल्यूशन ही रहेगा उसका, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ही रहेगा, लेकिन उसमें पानी थोड़ा बहुत रहता है, तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, एक्वियस सोल्यूशन मिल जाता है। एंड दिस इज़ नोन एज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बाहर निकाला जाता है। अभी नेक्स्ट मेथड जो मेरे पास है, नेक्स्ट स्टेप है, मैं बता दूँ। यहाँ पे आप देख लो, ये जो डायग्राम दिया है आपका, ये जो आपका रिएक्शन दिया है, बहुत टाइम पे रिएक्शन। ओके, तो अभी इसको क्या किया जाता है, इसको कूल्ड किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस रिजल्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिट हो जाता है और मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग से मिल जाता है। ओके, अभी ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये हो गया मेरा। अभी इसको फिल्ट्रेट किया जाएगा, बाद में ये प्रेसिपिट आपको अलग से निकालना पड़ेगा। और ये जो मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिया है यहाँ पे, दिस रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और आप किस तरह से कर सकते हो। ओके, ये मेरा पहला था NaOH के साथ, मैं इसको Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा बॉक्साइड और है, ये मेरा मुझे सोडियम एल्यूमिनेट ही मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, उसमें वाटर फॉर्म होगा। वापस इसका रिएक्शन जो मेरा है वो 3H2O के साथ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के अंदर, उसके साथ रिएक्शन होकर मुझे वापस से यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट जो एज इट इज़ जो एक कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है वो अलग हो जाएगा। ओके, तो अगेन आफ्टर दिस मेन टॉपिक इज दैट देन इट इज़ हीटेड 2000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपको दिया है इसको 1000, और उससे मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, उसको एल्यूमिना हम लोग बोलते हैं। ओके, और इस एल्यूमिना को हम लोग अभी क्या करेंगे, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ये बहुत IMP प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे आप डायग्राम देख लो, मेरे पास स्टील टैंक है, मोल्टन एल्यूमिनियम कैथोड, ग्रेफाइट लाइनिंग है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पर एंड आउटलेट फॉर द मोल्टन एल्यूमिना, एनोड ग्रेफाइट। कैथोड और एनोड बोथ और ग्रेफाइट मतलब कार्बन के ही बने हुए, दोनों कार्बन के यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे मोस्ट IMP फैक्टर जो है मेरे पास, यहाँ पे देखो आपका जो इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। द टैंक हैज़ अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड, दिस लाइनिंग डज वर्क एज अ कैथोड, एज a set of graphite rod deep in the molten electrolyte works as the anode. मेरे पास क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर ये आर एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू। तो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों को ऐड करना पड़ता है, क्रायोलाइट फ्लोरोस्पर का। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अभी यहाँ पे सारी प्रोसेस दी गई है। अभी मुझे फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में IMP जो चीज़ें, एनोड रिएक्शन है जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कैथोड रिएक्शन है जहाँ पे आपका रिडक्शन हो जाता है। हमेशा आपको याद रखना है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है मेटल का, और उसके साथ जो भी एलिमेंट रहेगा उसका एनोड पे
ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ओके, देन you'll get the finally pure aluminum, okay, by the reduction. एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे मेरे पास रोस्टिंग एक मेथड है, कैल्सिनेशन। मैं रोस्टिंग बोलता हूँ जो ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ एक आध मेटल को मतलब रोस्ट किया जाता है। जैसे कि मेरे पास है जिंक ब्लेंडे बोलते हैं उसको, जिंक सल्फाइड बोलते हैं उसको। ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन है तो जिंक ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, निकल जाता है हवा में। ओके, कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट को अगर मैं कम हवा में किसी भी ऑक्साइड को, किसी भी मतलब कार्बोनेट को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे मुझे जिंक ऑक्साइड ही मिलता है, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड। रोस्टिंग इट इज़ इन द मोर ऑक्सीजन एंड द कैल्सिनेशन इट इज़ इन द लिमिटेड ऑक्सीजन। ये दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलो ये कर दिया मैंने। उसके बाद में रिडक्शन जो पैटर्न है इसको रिड्यूस किया जाएगा मेरे साथ। आप देख लो यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है उसको विद द स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, रिडक्टेंट, ओके, सच एज द कार्बन। तो यहाँ पे जिंक आपको सेपरेट मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। एक मेथड है आपकी यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। अभी मेरे पास और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जिसमें मैंगनीज ऑक्साइड को मैं अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे प्योर मैंगनीज मिल जाता है। तो ये भी एक रिडक्शन हो गया है मेरे पास, मैंगनीज का रिडक्शन हो गया, मैंगनीज का विथ एल्यूमिनियम। ओके, तो मैंगनीज सेपरेट हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है। तो ये भी आपका बहुत अहम पॉइंट है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, मैं अगर फेरिक ऑक्साइड को यहाँ पे देखता हूँ, फेरिक ऑक्साइड, तो उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो ये सेम रिएक्शन यहाँ पे भी मुझे दिखाई देती है। तो मैंगनीज को और फेरस को मैं सेम मेथड से क्या करता हूँ, मतलब सेपरेट करता हूँ, प्यूरिफाइड करता हूँ। रिडक्शन मेथड है, सर्टन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर यूज इन दिस रिडक्शन मेथड। मेथड्स यूज फॉर वेल्डिंग रेल्स, वेल्डिंग रेल्स के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है उसका डायग्राम आप यहाँ पे देखो। थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं, मतलब थर्मिट वेल्डिंग किस तरह से की जाती है इसका एक डायग्राम आपको। स्लैग क्रूसियल टैपिंग डिवाइस मोल्ड किया जाता है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रेल आपको दिखाया। हाउ स्टील फॉर्म फ्रॉम थर्मिट रिएक्शन, तो स्टील किस तरह से थर्मिट रिएक्शन से बन जाता है आपको थर्मिट वेल्डिंग में पता चल जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट जो है मेटल उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अभी कॉपर का एक्सट्रैक्शन है, हवा के साथ उसका रिएक्शन करो, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। वापस कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर सल्फाइड के साथ कर दो, आपको मिलेगा आपका कॉपर। ओके, तो एक मेथड है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो ये फ्री स्टेट में रहते हैं मोस्टली, कभी कभी एक कुछ कुछ उनमें रहता है तो उनको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं। राइफनिंग ऑफ मेटल्स में बता दो, जो भी मेटल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी किसी मतलब कोई भी मेथड यूज़ करो लेकिन वो हाईली प्योर्ड नहीं रहते, तो उनको फाइनली प्योर करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ करना पड़ता है और इसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोला जाता है। करोजन ऑफ मेटल, व्हाट इज करोजन, यू नो वेरी वेल। ओके, व्हेन द metal get corroded, okay, slow and steady decay of metal due to the moisture, air, then the acid attack on it is known as the corrosion of metal. okay, और यहाँ पे मेरे पास अलग अलग मेटल को अलग अलग मेथड से करोजन होता है, ये पता है मुझे। ओके, एंड द आयन, सो रस्टिंग ऑफ आयन, ओके, रस्टिंग बोलते हैं। आयन अगर करोड होता है तो उसका आयन के करोजन को रस्टिंग बोला जाता है, ये भी मुझे यहाँ पे याद रखना है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयन आर्टिकल्स कॉज लार्ज फिनेंशियल लॉस, दस करोजन ऑफ आयन दैट इज रस्टिंग ऑफ इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो रेडिश सब्सटेंस बन जाता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड H2O इज फॉर्म। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट, इसको रस्ट बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स विद द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, तो कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, उसको पैटिनेशन ऑफ कॉपर बोलते हैं। द एक्सपोजर ऑफ एयर सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश आफ्टर। ओके, तो इसमें सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। आप हर चीज़ का डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। ओके, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वर्क्स एज द एंटी करोजन ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड वर्क्स एज द एंटी करोजन ऑक्साइड। ओके, तो ये उसका बेनिफिट है अगर इस तरह का लेयर फॉर्म जाता है। सो करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैन बी अचीव्ड बाय द वेरियस वेज।
to fix a layer of some substance on the metal surface that contact with metal with the moisture oxygen in the air is prevented and no reaction. तो कुछ तो लेयर डाल दो अलग मेटल का किसी और मेटल के ऊपर, तो उसको करोजन होने से हम लोग रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं. टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ मेटल बाय द अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट ऑयल ग्रीस और वर्निश ओके ऑन देयर सरफेस. फॉर एग्जांपल करोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड. चलो ऑयल अप्लाई कर दो, ग्रीस अप्लाई कर दो, वर्निश अप्लाई कर दो मेटल सरफेस पे, तो उसका करोजन हम लोग रोक सकते हैं. अभी कुछ मेथड्स दिए, गैल्वनाइजिंग दिए आपको. गैल्वनाइजिंग मेथड के लिए जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है और आपको उसकी पूरी मतलब एक्सप्रेशन डायग्राम के साथ दे दी. ओके, तो गैल्वनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, आपको अगर आयन को गैल्वनाइज करना है तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, देन इट इज़ गैल्वनाइज. ओके, तो गैल्वनाइजेशन और गैल्वनाइजिंग जो मेथड है इसमें हम लोग जिंक मेटल का लेयर देते हैं किसी और मेटल के ऊपर. टाइनिंग मेरे पास सेकेंड मेथड है, टाइनिंग. इसको एक एग्ज़ाम कल ही दिया है टाइनिंग. ओके, तो इसमें मेथड ऑफ मॉल्टन टीन मतलब टीन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, टाइनिंग के लिए, इसलिए उसका नाम दिया टाइनिंग. देन एनोडाइजिंग जिसमें एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, कॉपर का यूज़ किया जाता है और अलग मेटल के ऊपर कॉपर और एल्यूमिनियम के लेयर्स को फॉर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग. हम लोग ये सारे करोजन को रोकने के मेथड्स क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, जैसे कि मेरे पास गोल्ड प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एक पार्ट है. ओके, एंड देन लास्ट इज एलॉइंग. एलॉय हम लोग बना सकते हैं डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके, जैसे ब्रॉन्ज है मेरे पास, ब्रास है मेरे पास, तो इस तरह के एलॉय बनाएंगे तो मेटल की जो करोजन कैपेसिटी वो बढ़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ एलॉय एंड उससे मतलब वो कम करोड़ होता है. ओके ओके, द वन ऑफ द मेटल इन एलॉय इज मर्क्यूरी, देन एलॉय इज नोन एज अमालगम. इसको मर्क्यूरी के साथ आप लोग अगर सोडियम को डाल दो तो ये अमालगम बन जाता है, इसको याद रखो. एग्जाम्पल सोडियम अमालगम, जिंक अमालगम, सिल्वर अमालगम वाज अर्लियर यूज्ड अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, मेटलर्जी लेसन की एक्सरसाइज शॉर्टली डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर देते. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. मुझे यहाँ राइट नेम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे. मुझे पूछा गया है कि फर्स्ट राइट एलॉय ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी एंड सोडियम का एलम सोडियम अमालगम बोलते हैं उसको. मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, उसका मोलिकुलर फार्मूला जो आपका Al2O3 मतलब ये ऑक्साइड है सोडियम मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड N.NH2O मतलब ये वाटर मोलिकुल उसके साथ एक कंबाइन है. मैंने नीचे लिख दिया लेकिन दिस इज कंटिन्यू. ओके, कंटिन्यू फार्मूला. ओके, यहाँ पे पॉइंट दिया है मैंने और पॉइंट के बाद आपको ये कंटिन्यू करना है. ओके, तो ये टोटल एक साथ फॉर्मूला आएगा उसका कॉमन और उसको बॉक्साइड भी हम लोग बोलते हैं. द ऑक्साइड दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड बेस. कौन कौन से ऑक्साइड है, तो मेरे पास फर्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो Al2O3 बोल के हम लोग लिखते हैं, और दूसरा मेरे पास ऑक्साइड है उसका नाम है जिंक ऑक्साइड. ये दोनों के दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर एंड सॉल्ट को फॉर्म कर देते. ओके, तो ये आपको याद रखना है. मेरे पास फोर्थ द डिवाइस यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड ओर. ओके, क्या कौन सा डिवाइस, बॉल मिल बोलते हैं उसको. डिवाइस जो डिवाइस ग्राइंड करता है मतलब ओर को, उसको बॉल मिल बोला जाता है. बॉल मिल मतलब वो बॉल के साइज का रहेगा मे बी. ओके, बॉल मिल उसको बोला जाता है. नेक्स्ट है द नॉन मेटल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसको ग्रेफाइट बोला जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है. ओके, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे. द रिएजेंट दैट डिजॉल्व्स नोबल मेटल्स, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताना भूल गया मैं, इसको एक्वा रिजिया बोला जाता है. द रिएजेंट विच डिजॉल्व्स नोबल मेटल, एक्वा रिजिया इसका नाम है, एक्वा रिजिया. ओके, और इसमें एक्वा रिजिया में आपका 3:1 रेशो रहता है, कॉन्सनट्रेटेड 3:1 रेशो में रहता है. HCl एंड HNO3. ओके, इनका सोल्यूशन बनाते हैं 3:1 रेशो में, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं. ओके, तो इसको बोला जाता है एक्वा रिजिया. है आपका लास्ट क्वेश्चन. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
मुझे मैच द सब्सटेंस और प्रॉपर्टी लिखनी है सब्सटेंस की, तो चलो सब्सटेंस और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते। मेरे पास फर्स्ट सब्सटेंस में पोटेशियम ब्रोमाइड सोलूबल इन वाटर आएगा फर्स्ट, ये इसमें आएगा सोलूबल इन वाटर। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है मेरे पास वो आएगा सोलूबल इन वाटर। ओके, तो इसका आएगा फर्स्ट। गोल्ड जो मेरे पास है इसको हाई डक्टिलिटी रहेगी, इसकी छोटी से छोटी वायर बनाई जा सकती है। सल्फर जो है मेरे पास कंबस्टिबल है, एंड नियॉन जो मेरे पास है नो केमिकल रिएक्शन। तो ये रहेगा इसका मैच द पेयर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अभी चलो यहाँ पे भी मैच द पेयर से मेरे पास बॉक्साइड वोर जो है वो एल्यूमिनियम का है, मुझे पहले से पता है। देन कैसेटेराइट, ये जो वर मेरा है वो टीन का है। ओके, आपको पता नहीं तो पता करो। सिनाबार जो है मेरा ये मर्क्यूरी का। तो ये इस तरह से मैच द पेयर्स आपको करने पड़ेंगे और ये इजीली आप कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा हो गया अभी यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म मेटलर्जी। आपको पता है मेटलर्जी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन extract the metal by its ore and then we purified it for the commercial use. Then minerals, the metal compounds exist in the earth crust with impurities are called as minerals. ores, okay, ores को हम लोग बोलते हैं the metal which is extracted from its minerals with economical properties known as ores and gangue. Okay, so soil sand and rocky substances present in an ore as impurities are called as gangue. Okay, ये आपका डेफिनेशन आ जाएगा। गिव साइंटिफिक रीज़न जो है, राइट साइंटिफिक रीजंस आपको खुद को लिखने बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं। इसका नॉलेज आपको खुद को लेना चाहिए, आपका नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इसके सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। Lemon or tamarind is used for the cleaning copper vessels turn greenish. Generally, the ionic compounds have the high melting point. Sodium is always kept in the kerosene. Pine oil is used in the froth flotation. Anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina. ये सारे reasons आपको खुद को ढूंढ के रखने। When a copper coin is deep in the silver nitrate solution, अगर मैं डीप करता हूँ तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ये इसका रिएक्शन रहेगा। उसका कलर जो है आपको अलग से दिखाई देगा आफ्टर मैं जब उसको रिमूव करूँगा उस सोल्यूशन। व्हाट डज दिस हैपन, इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। राइट अ केमिकल इक्वेशन, इसका केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत ईजी है। 281 और 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 281 आपका सोडियम का है, 282 आपका मैग्नीशियम का है। इसको अगर एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे एक सोडियम क्लोराइड मिलता है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। ओके, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम और ड्रॉ करके एक्सप्लेन करें। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, हाइड्रोलाइटिक सेपरेशन मेथड, ये सारी मेथड्स आपको आपके बुक में मिल जाएंगी। उसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट करके लिख दो तो आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग मीन्स एल्यूमिना केम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। आयन फाइलिंग्स आर ड्रॉप इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आयन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकलेगा। ए रिएक्शन वॉज ब्रॉट अबाउट बिटवीन द फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। फेरस का रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज डन। ओके, एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा एट कैथोड एंड ओके ऑक्सीजन ऑक्सीडाइड हो जाएगा एट एनोड। वो आपको रिएक्शन बुक में दिए। जिंक ऑक्साइड इज डिजोल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मुझे जिंक क्लोराइड मिल जाएगा और एक साइड में पानी अपने आप बन जाएगा। पानी में मतलब एक्वियस फॉर्म में जिंक क्लोराइड रहेगा। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एवरी गिवन ऑप्शंस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इंग्रेडिएंट्स एंड गैंगुइन बॉक्साइड। कौन कौन से रहते हैं? सैंड रहती है, फेरस ऑक्साइड रहता है, जो भी रहता है वो गैंग्यू रहते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करो। इसके सारे स्टेप्स आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। यूज़ ऑफ लीचिंग ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसका भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा। कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं हम लोग और किस तरह से उसको लीच किया जाता है एल्यूमिनियम ओर को। केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉक्साइड इनटू एल्यूमिना बाय हॉल्स प्रोसेस, बाद में उसको केमिकल मतलब किस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं Al2O3 एंड फाइनली हीटिंग द एल्यूमिनियम ओर विद द कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा। ओके, तो ये सारी के सारे स्टेप्स आपको आपके बुक में मिल जाएंगे, तो एक बार चेक करके देख लो तो आपको इसका कंफर्म आइडिया आ जाएगा। अभी मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे मुझे रिएक्टिविटी सीरीज की याद आ जाती है। डिवाइड द मेटल्स इन द कैटेगरीज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ओके,
तो इनको डिवाइड करना है आपको, डिवाइड मेटल्स। ओके, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में मेरे पास कैल्शियम आता है, ये तो मुझे पता है, सोडियम आता है, लिथियम आता है। ओके, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम। मैं चाहे तो रिएक्टिव मेटल्स में ये आता है कैल्शियम, फर्स्ट रिएक्टिव में बोलो कैल्शियम, सोडियम एंड दिस रिएक्टिव। ओके, उसके बाद में मेरे पास है सेकेंड रिएक्टिव मेटल्स के बाद मेरे पास सेकेंड रिएक्टिव, मैंने बता दिया आपको, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम रिएक्टिव है। उसके बाद में मेरे पास है मॉडरेटली रिएक्टिव, मेरे पास जिंक आएगा मॉडरेटली रिएक्टिव में, और फेरस आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास है लेस रिएक्टिव में मेरे पास आ जाएगा कॉपर। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। मैंने मेरी तरफ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर आप केमिस्ट्री को मतलब लर्न करना पसंद करते हो तो, और आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए और आपको नॉलेज बढ़ाना है, तो इस लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। एंड यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैंने मेरी तरफ से शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसको ठीक तरह से पढ़ के इसको अंडरस्टूड करके ले लो, ताकि इसका नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।